जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो सर के द्वारा बिहार समान ज्ञान का बुक निकाला गया है सेकेंड एडिशन का, इसी को जो है ना कंप्लीट कर रहे थे। तो देखिए इसमें जो है कंप्लीट करवाएंगे चैप्टर नंबर जो है ना 5 करवाएंगे। क्या है तो चैप्टर नंबर 5 में क्या है तो बिहार का जो है ना आधुनिक इतिहास है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। और इसके पहले देखिए बिहार का जो है ना चैप्टर नंबर 1 बिहार का समान परिचय करवा चुके हैं, और बिहार की जातीय जनगणना करवा चुके हैं, और बिहार का प्राचीन इतिहास करवा चुके हैं, और बिहार का मध्यकालीन इतिहास करवा चुके हैं। ऊपर का जो है ना 4 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा आपको सारा जो है ना क्लास मिल जाएगा। और इसके अलावा देखिए इसमें जो है ना बिहार के विविध करवा चुके हैं, और बिहार का प्रीवियस ईयर प्रश्नावली जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जो आगामी जो जितने भी बिहार में एग्जाम हुआ था, जितने भी क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछा गया था, सभी का जो है ना हम करवा चुके। तो चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 में जो 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट था, ये सारा जो है ना हम करवा चुके हैं। तो नीचे का 3 चैप्टर, ऊपर का जो 4 चैप्टर, ये 7 चैप्टर जो है ना पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। अगर आपको प्लेलिस्ट आपको नहीं मिलता है तो टेलीग्राम चैनल पर जो इसका लिंक हम सेंड कर दिए थे, तो आप लिंक पर क्लिक करके जो है ना सभी क्लास को आप देख सकते हैं। तो आज जो देखने वाले हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या है तो बिहार का जो है ना आधुनिक इतिहास है। और इसे देखिए बिहार का कोई भी एग्जाम दीजिए, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या तो बीपीएससी हो, चाहे बिहार एसएससी हो, कोई भी आप एग्जाम दीजिए बिहार में, आपसे जो है ना इस चैप्टर से जो है ना क्वेश्चन बहुत पूछता है। और बिहार का जो आधुनिक इतिहास है लगभग आपका जो है ना 30 से 35 पेज में जो है ना सर के द्वारा दिया गया है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर होगा, लेकिन कोशिश करेंगे जितना जल्दी जो है ना ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार का क्या है तो चैप्टर नंबर 5 है। क्या है तो बिहार का जो आधुनिक इतिहास है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा, आराम से पूरी क्लास को देखिएगा। आपका जो है ना क्लास में पूरा क्वेश्चन याद होगा, और बहुत मज़ा आएगा क्लास को देखने के बाद, लगेगा कि हाँ सारा जो है ना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो देखिए क्या कह रहा है, बिहार का आधुनिक इतिहास है। तो देखिए बिहार के आधुनिक इतिहास में देखिए क्या है तो बिहार में जो है यूरोपीय का क्या है आगमन है। पहला देखिए पॉइंट क्या कह रहा है कि बिहार में यूरोपीय का आगमन। ध्यानपूर्वक देखिए, कह रहा है कि बिहार में यूरोपीय का आगमन। तो कह रहा है कि बिहार में यूरोपीय की व्यापारियों कंपनी का क्रम जो है ना कौन कौन कंपनी पहले आया था। देखिए ये वाला जो टॉपिक है ना बहुत पूछता है। ये 5 जो नाम है ना, ये कभी कभी उलट फेर के जो है ना करके पूछ देता है। तो याद रखिए पहले कौन आया था, पुर्तगाली था, उसके बाद डच था, उसके बाद कौन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद फ्रांसिस, उसके बाद कौन आया था तो डेनिस आया था। ये जो है ना बिहार में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का क्या है तो क्रम है। पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद कौन आया था फ्रांसिस, उसके बाद कौन आया था डेनिस आया था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बिहार में पुर्तगालियों का आगमन के बारे में देखिए दिया हुआ। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, कह रहा है कि बिहार में पुर्तगालियों का आगमन क्या है तो बिहार में पुर्तगाली व्यापारियों क्या है तो आगमन। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि यूरोपीय व्यापारियों का 17वीं शताब्दी के आसपास बिहार में जो है ना आगमन हुआ था। तो याद रखिएगा ना कि यूरोपीय व्यापारियों का 17वीं शताब्दी के आसपास बिहार में क्या हुआ था तो आगमन हुआ था। आगे कह रहा है कि पुर्तगाली सबसे पहले बिहार आए थे। क्वेश्चन पूछेगा कि पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ आए थे, तो सबसे पहले पुर्तगाली कहाँ आए थे तो बिहार आए थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो बन गया। आगे देखिए कह रहा है कि पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र बंगाल हुगली में था। ठीक है, तो पुर्तगालियों का जो है ना व्यापारिक केंद्र कहाँ था, बंगाल के हुगली में था। और हुगली से जलमार्ग द्वारा अपने साथ मसाला, चीनी, मिट्टी के बर्तन लाकर पटना मंडी में बेचते, और यहाँ से जो है ना सूती वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं को खरीद कर जो है ना यूरोप ले जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट कर रहा है ना कि पुर्तगाली सबसे पहले बिहार आए। उसी में कह रहा है कि पुर्तगालियों का व्यापारिक जो केंद्र था कहाँ था तो बंगाल के जो है ना हुगली में था। ठीक है, और हुगली से जलमार्ग द्वारा वे अपने साथ मसाला, चीनी, मिट्टी के बर्तन लाकर पटना मंडी में क्या करते थे बेचते, और यहाँ से सूती वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं को खरीद कर यूरोप ले जाते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कि बिहार में डच व्यापारियों का आगमन। और फिर कौन है बिहार में, कह रहा है बिहार में डच व्यापारियों का आगमन के बारे में कह रहा है कि अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी जो था 1632 ईस्वी में बिहार आया था, और उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनियों को व्यापार करते हुए जो है ना देखा था। और 1662 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब से डच प्रधान जो है नाथियस बैगेडन बरूक ने बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में व्यापार करने हेतु एक जो है ना फरमान प्राप्त किया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1662 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब से डच प्रधान नाथियस बैगेडेन बरूक ने बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में व्यापार करने हेतु ये क्या किया था तो एक जो है ना फरमान प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि डच मुख्यतः सोने का व्यापार करते थे।
तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि सोरे का जो व्यापार थे ना कौन करता था, डच मुक्ता करता था, सोरे का व्यापार करते थे। और इसके अलावा नील, अफीम एवं सूती वस्त्र के व्यापार में भी क्या इनकी अभिरुचि थी। और नेक्स्ट कह रहा है कि वर्तमान पटना कॉलेज और समाहरणालय डचों की अफीम कोठी जो है ना हुआ करती थी। तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्तमान जो पटना कॉलेज है और समाहरणालय डचों की अफीम की जो है ना कोठी हुआ करती थी। आगे कह रहा है कि अन्य डच हॉलैंड व्यापारियों की फैक्ट्री वर्तमान पटना सिटी नेपाली कोठी के निकट में थी और इसकी स्थापना 1774 के लगभग जो है ना हुई थी। चलिए आगे देखिए, कह रहा है नेक्स्ट क्या है, तो बिहार में फ्रांसीसी व्यापारियों क्या है, तो आगमन है। बिहार में क्या है, तो फ्रांसीसी व्यापारियों क्या है, आगमन है। तो इसके बारे में कह रहा है कि फ्रांसीसी कंपनी ने 1734 ईस्वी में पटना में एक माल गोदाम की जो है ना स्थापना किया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्रांसीसी कंपनी ने 1734 ईस्वी में पटना में जो है ना एक माल गोदाम की स्थापना की और फ्रांसीसी बिहार से मुक्ता जो है ना सोरे की प्राप्ति जो है ना करते थे। और नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रांसीसी यात्री तैविनिये के अनुसार पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा क्या था, व्यापारिक केंद्र था। तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्रांसीसी यात्री तैविनिये के अनुसार पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का क्या था, सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है बिहार में डेनिश व्यापारियों का आगमन। क्या है, तो बिहार में डेनिश व्यापारियों का आगमन। इसके बारे में कह रहा है कि बिहार के पटना में डेनिश फैक्ट्री नेपाली कोठी की स्थापना 1774-75 में हुई थी। तो बिहार के पटना में डेनिश फैक्ट्री नेपाली कोठी की स्थापना 1774 से 75 में हुई थी और डेनिश मुक्ता जो है ना सूती वस्त्र सोरे का व्यापार करते थे। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। क्या है, तो बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि सोरा के व्यापार से लाभ उठाने के लिए अंग्रेज़ों ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन यह फैक्ट्री जो है ना 1621 में क्या हो गई, तो बंद हो गई। तो यहाँ पे कह रहा है कि सोरा के व्यापार से लाभ उठाने के लिए अंग्रेज़ों ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन यह फैक्ट्री 1621 में क्या हो गई, तो बंद हो गई। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अंग्रेज़ों को पहली सफलता 1651 में मिली जब अंग्रेज़ों ने पटना में गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस फैक्ट्री जो है ना स्थापित किया था। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अंग्रेज़ों की रुचि यहाँ की सूती वस्त्र, अनाज और सोरे की प्राप्ति मात्र था और आगे के क्रम में इनकी रुचि नील की ओर भी जो है ना हो गई। नेक्स्ट कह रहा है कि जॉब चौड़नॉक को 1664 में पटना फैक्ट्री का जो है ना प्रधान बनाया गया। तो कह रहा है कि जॉब चौड़नॉक को 1664 ईस्वी में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया और इस पद पर जो है ना 1680 से जो है ना 81 तक रहा था। चलिए आगे देख रहा है, उस समय बिहार का सूबेदार शाइस्ता खान द्वारा 3.5% कर लगा दिए जाने से जो है ना जॉब चौड़नॉक क्षुब्ध हो गया था और अंग्रेज यात्री जो था जॉन मार्शल ने बिहार में 1670 से 71 ईस्वी में पड़े भीषण अकाल की जो है ना चर्चा की थी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में अंग्रेज यात्री कौन था, पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी। और नेक्स्ट कह रहा है कि देखिए बिहार में यूरोपीय कंपनियां का जो है ना देखिए आगमन कैसे कैसे क्या हुआ, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कंपनी का नाम है, यहाँ पे स्थापना वर्ष है और क्या है, उत्पाद है। तो देखिए पुर्तगाली फैक्ट्री का जो है ना स्थापना कब हुआ था, तो पुर्तगाली फैक्ट्री का स्थापना 17वीं सदी पूर्वार्ध में हुआ था और इसका उत्पाद क्या था, सूती वस्त्र था। नेक्स्ट है डच फैक्ट्री। डच फैक्ट्री का स्थापना कब हुआ था, 1632 में हुआ था और इसका जो उत्पाद था क्या था, अनाज, सोरे, सूती और क्या था, वस्त्र था। नहीं देखिए कह रहा है कि ब्रिटिश फैक्ट्री। ब्रिटिश फैक्ट्री का स्थापना कब हुआ था, 1651 में हुआ था और इसका जो उत्पाद था नील और क्या था, सूती वस्त्र था। नेक्स्ट कह रहा है कि डेन फैक्ट्री। डेन फैक्ट्री का जो स्थापना हुआ था 1774 में हुआ था, इसका जो उत्पाद था क्या था, सूती वस्त्र और क्या था, तो सोरा था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व। बिहार में ईस्ट इंडिया का प्रभुत्व क्या था, इसके बारे में जानते हैं। तो कर 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सैदौला जो है ना बंगाल का क्या बना था, नवाब बना। तो कह रहा है कि 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती जो है ना सैदौला क्या बना, बंगाल का नवाब बना। और 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सैदौला अंग्रेजों से जो है ना पराजित हुआ तथा युद्ध के उपरांत मीरन बिहार का जो है ना उपनवाब बना। चलिए आगे ये कह रहा है कि क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेज़ों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का क्या कर दिया, नवाब बनाया। और मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर दिया और स्थानीय व्यापारियों से करों को जो है ना समाप्त कर दिया और इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी और अंग्रेज़ों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को जो है ना मतलब नवाब बना दिया। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है इसके बाद वह अवध के नवाब सैदौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला। तो कह रहा है इसके बाद वह अवध के नवाब सैदौला और मुगल बादशाह जो है ना शाह आलम द्वितीय से मिला।
चलिए आगे देखा रहा है कि 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल के नवाब मीर कासिम, कर 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सौदौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना एवं हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजों सेना के मध्य बक्सर का युद्ध जो हुआ, जिसमें अंग्रेजी क्या रहे तो विजयी रहे। चलिए आगे देखा रहा है इलाहाबाद की संधि कब हुआ, 12 अगस्त 1765 को हुआ। कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की क्या हुई, दीवानी प्राप्त हुई। नेक्स्ट कह रहा है कि कंपनी ने बिहार में सिताब राय को दीवान नियुक्त किया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी ने बिहार में सिताब राय को दीवान नियुक्त किया था और राजा राम नारायण तथा सिताब राय बिहार में नियुक्त महत्वपूर्ण उप प्रांतियों में से क्या थे, एक थे। चलिए आगे देखा रहा है कि बक्सर के युद्ध के उपरांत बिहार का प्रशासन मिर्जा मोहम्मद कासिम खां उपरांत उप प्रांतपति धीरज नारायण के सहयोग से जो है चलाता था। तो कह रहा है कि बक्सर के युद्ध के उपरांत बिहार का प्रशासन मिर्जा मोहम्मद कासिम खां और उप प्रांतपति धीरज नारायण के सहयोग से जो है ना चलाता था। आगे क्या कह रहा है कि लॉर्ड क्लाइव 1765 ईस्वी में बिहार एवं बंगाल में द्वैत शासन जो है ना लागू किया था। चलिए आगे देख रहा है कि 1770 ईस्वी में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से एक लगान परिषद जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में गठित की गई और इसके सदस्य रॉबर्ट पाल्क और जॉर्ज बेंसिस्टार्ड थे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है 1770 ईस्वी में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से एक लगान परिषद जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में गठित की गई और इसके सदस्य रॉबर्ट पाल्क और जॉर्ज बेंसिस्टार्ड थे। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है 1771 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बिहार एवं बंगाल में द्वैत शासन समाप्त करने की जो है ना घोषणा की है। तो कह रहे 1771 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बिहार एवं बंगाल में द्वैत शासन समाप्त करने की घोषणा की। और चलिए आगे देखिए कह रहे 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने सिताब राय को बर्खास्त कर उसके पुत्र कल्याण सिंह को राय रायन की उपाधि जो है ना प्रदान की। तो यहाँ पे कह रहा है 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने सिताब राय को बर्खास्त कर उसके पुत्र कल्याण सिंह को जो है ना राय रायन की क्या की उपाधि जो है ना प्रदान की। आगे देखिए कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में बिहार में एक प्रांतीय सभा का जो है ना गठन किया गया। तो कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में बिहार में एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया। और नेक्स्ट कह रहा है 1781 में पटना लगान परिषद को समाप्त कर एक लगान प्रमुख की नियुक्ति की गई और पहले लगान प्रमुख विलियम क्या थे, मैक्सवेल थे। चलिए आगे देखा कह रहा है 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा और जांच अधिकारी जॉन सुर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियरिंग जॉर्ज गॉस्टिन द्वारा गोलघर का जो है निर्माण शुरू कराया गया, जो 20 जुलाई 1886 को जो है पूर्ण रूप से क्या हुआ तो तैयार हुआ। तो यहीं पर कर रहा है 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा और जांच अधिकारी जॉन सोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना ब्रिटिश इंजीनियरिंग जॉन गॉस्टिन द्वारा गोलघर का निर्माण शुरू कराया गया, जो 20 जुलाई 1886 को पूर्ण रूप से क्या हुआ तो तैयार हुआ। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि वर्ष 1979 में गोलघर को राज संरक्षित नामक स्मारक जो है ना घोषित किया गया था। तो कह रहा है कि वर्ष 1979 में गोलघर को राज संरक्षित स्मारक घोषित किया गया और 1865 ईस्वी में पटना से अलग कर दिया गया, जिले का जो है निर्माण किया गया। तो कह रहा है कि 1865 में पटना से अलग कर दिया गया, अलग कर जो है ना गया जिले। यहाँ पे कह रहा है कि 1865 ईस्वी में पटना से अलग कर गया जिले का निर्माण किया गया। और नोट में कह रहा है कि 1713 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर का राजाभिषेक पटना में जो है ना किया गया था। और पटना की फैक्ट्री कह रहा है कि पटना की फैक्ट्री में अली गौहर शाह आलम द्वितीय का क्या हुआ राजाभिषेक हुआ। चलिए आगे देख रहा है कि पटना के पहले मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट ने 1790 में नियुक्त किया गया। तो कह रहा है कि पटना के पहले मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को 1790 में नियुक्त किया गया और गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बिहार में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या किया तो लागू किया। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो बिहार में क्या है जातीय विद्रोह एक नज़र में है। तो कह रहा है बिहार में जनजातीय विद्रोह क्या है तो एक नज़र में है। इसमें क्या कर रहा है प्रमुख जनजातीय विद्रोह। तो पहला क्या है तमाड़ विद्रोह। ये कब हुआ था 1789 से किस में हुआ 94 में हुआ था। तो इसके बारे में कह रहा है 1789 से 94 ईस्वी में बीच छोटानागपुर की उराव जनजातियों द्वारा जमींदारों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया गया। इसके अतिरिक्त इन जनजातियों द्वारा जमींदारों के विरोध में आंदोलन चलाया गया, जिसे जो है ना तमाड़ विद्रोह कहा गया। ठीक है, तो तमाड़ विद्रोह किसे कहा गया और तमाड़ विद्रोह कब हुआ। तो तमाड़ विद्रोह जो है 1789 से 94 के बीच हुआ था और 1789 से 94 ईस्वी के बीच छोटानागपुर की उराव जनजातियों द्वारा जमींदारों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया गया और इसके अतिरिक्त इन जनजातियों द्वारा जमींदारों के विरोध में आंदोलन चलाया गया, जिसे जो है ना तमाड़ विद्रोह कहा गया। ठीक है,
आगे देखिए कि नेक्स्ट क्या है, तो चेरो विद्रोह। क्या है, तो चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह कब हुआ था, तो 1800 से 1802 में हुआ था। तो कह रहा है कि भूषण सिंह जो स्वयं एक चेरो थे के नेतृत्व में पलामू रियासत के लोगों ने विद्रोह का झंडा जो है ना बुलंद कर दिया, और 1802 ईस्वी में भूषण सिंह पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई, और इसके बाद भी क्या विद्रोह जो है ना जारी रहा। नेक्स्ट आइए कौन सा विद्रोह है, तो कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831 से जो है ना 32 के बीच हुआ था। तो इसके बारे में कह रहा है, कोल विद्रोह के बारे में कह रहा है, यह बिहार का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय क्या था, विद्रोह था। और कोल विद्रोह का क्षेत्र छोटानागपुर पठार था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता बोलेगा तो कौन थे, बुद्धो भगत थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि इस विद्रोह का तत्कालीन कारण जो है ना बना सिंगराई मानकी के अधिकारों को छीन कर सिक्को दे दिया जाना, और उसकी बहनों पर जो है ना किया गया क्या अत्याचार है। चलिए आगे दिखा रहा है कि दीकुओं द्वारा किए गए इस प्रकार के कृत्यों के कारण सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा ने अन्य आदिवासियों के साथ मिलकर विद्रोह की जो है ना शुरुआत कर दी। चलिए आगे दिखा रहा है कि कोल विद्रोह के बाद छोटानागपुर की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। तो कह रहा है कि कोल विद्रोह के बाद छोटानागपुर की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। और नेक्स्ट कह रहा है कि अब इस क्षेत्र प्रशासन के लिए चार्टर अधिनियम 1833 के तहत विनिमय रेगुलेशन जो है का प्रावधान जो है लागू किया गया। ठीक है, तो कह रहा है कि अब इस क्षेत्र प्रशासन के लिए चार्टर अधिनियम 1833 के तहत विनिमय रेगुलेशन का क्या किया गया, प्रावधान जो है ना लागू किया गया। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि इस कानून के अंतर्गत छोटानागपुर खास और पलामू खड़गडीहा और रामगढ़ और कोरुंडा को पूर्व रामगढ़ जिला से अलग कर इन्हें जो है ना जंगल महाल क्या है, टिब्यूटरी महाल के एक गैर रेगुलेशन प्राप्त के रूप में जो संगठित कर दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का जो है ना नाम दिया गया। चलिए आगे देख रहा है, इस प्रशासनिक क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल के प्रतिनिधित्व को सौंपी गई, और इस पद पर जो है ना प्रतिनिधित्व तो प्रथम प्रतिनिधि क्या थे, कैप्टन थॉमस विक्सन थे। तो कह रहा है कि इस प्रशासनिक क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को सौंपी गई, और इस पद पर प्रतिनिधि नियुक्त जो है ना प्रथम प्रतिनिधि कौन थे, कैप्टन थॉमस विक्सन थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है ए वही विक्सन थे जिन्होंने कोल विद्रोह के दमन में अग्रणी भूमिका निभाई थी एवं आगे जनसाधारण में किसुन साहेब के नाम से जो है ना प्रसिद्ध हुए। और नेक्स्ट कह रहा है कि बिकिल्सन ने ही बिकिसन रूल बनाया, जिसे कोल्हान क्षेत्र में 1837 ईस्वी से क्या किया, लागू किया गया। और नेक्स्ट क्या है, तो भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह कब हुआ था, 1832 से 1833 ईस्वी के बीच हुआ था। तो कह रहा है भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है। तो भूमिज विद्रोह को जो है गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है, और यह विद्रोह जनजातीय जमींदारों और जनजातीय लोगों के संयुक्त क्या है, विद्रोह था। और इस विद्रोह का नेतृत्व बड़ा भूम के राजा बिलाक नारायण के पोते गंगा नारायण ने की थी। तो कह रहा है कि इस विद्रोह का नेतृत्व बड़ा भूम के राजा बिलाक नारायण के पोते गंगा नारायण ने की थी, और इस विद्रोह का कारण जो है ब्रिटिश की क्या थी, दमनकारी लगान व्यवस्था थी, और इसका प्रभाव वीरभूमि एवं सी भूमि के क्षेत्रों में था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्या है, तो संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का जो टाइम पीरियड था कितना था, 1855 से 56 के बीच हुआ था। तो कह रहा है संथाल विद्रोह के बारे में ही कह रहा है इस विद्रोह के मुख्य कारण जो है ना जमींदारों द्वारा लगान के अत्यधिक वसूली, महाजनों द्वारा संथालों का शोषण, और पुलिस व न्यायालय का पक्षपातपूर्ण और व्यवहार तथा सरकार द्वारा भागलपुर से बर्धमान के बीच रेल बिछाने के कार्य में संथालों से बेगारी जो है ना करवाना था। आगे देख रहा है कि इस विद्रोह के मुख्य उद्देश्य थे दीकुओं को भगाना, विदेशी शासन का अंत करना तथा अबुआ राज अर्थात अपना शासन स्थापित करना। नेक्स्ट कर रहा है कि जून 1855 में भोगना डी साहेबगंज में स्थित संताल प्रतिनिधियों ने एकत्रित होकर जो है ना विद्रोह का क्या किया, निर्णय लिया। चलिए आगे देख रहा है कि संथाल विद्रोह में महिलाओं ने भी क्या लिया, हिस्सा लिया था, जिसका क्या उदाहरण सिंधु कानू की बहनों फूलों और झानों के रूप में जो है मिलता है। चलिए आगे देख रहा है इस विद्रोह का प्रसार भागलपुर के राजमहल तक हो गया था, और बरहैत विद्रोहियों को क्या है मुख्य केंद्र था। नेक्स्ट कर रहा है कि दामन एक कोही में सिंधु और कान्हू तथा भैरव के हजारीबाग में अर्जुन मांझी तथा भैरव मांझी ने एवं भीरभूम ने गोरा मांझी के विद्रोह को क्या क्या नेतृत्व प्रदान किया। तो यहाँ पे कह रहा है कि दामन एको में सिंधु कानू चांद तथा भैरव ने, हजारीबाग में अर्जुन मांझी तथा भैरव मांझी ने, एक बीरभूम में गोरा मांझी ने विद्रोह को क्या किया, नेतृत्व प्रदान किया। चलिए आगे देख रहा है कि विद्रोहियों ने महाजनों, दीकुओं और सरकारी भवनों का क्या क्या निशाना बनाया, और सर्वप्रथम मेजर बानों को विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया। इसे पीरपैंती के दौरान क्या है, पीरपैंती के मैदान में क्या संथालों ने पराजित किया। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है इस विद्रोह के दमन का मुख्य उद्देश्य कैप्टन अलेक्जेंडर रीड को दिया गया जाता है, और इस कार्य में उन्हें लेफ्टिनेंट थॉमस के ने सहयोग प्रदान किया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कान्हू संघर्ष में मारा गया, फिर चांद एवं भैरव मारे गए। अंततः फरवरी 1856 में सिंधु को पकड़कर बरहैत में क्या की, फांसी दे दी गई। ठीक है,
तो यहीं पे कह रहा है कि कान्हू संघर्ष में मारा गया, फिर चांद एवं भैरव मारे गए, अंततः फरवरी 1856 में सिंधु को पकड़कर बरहैत में क्या की फांसी दे दी गई। ठीक है, चलिए आगे देख रहे हैं। इस विद्रोह के पश्चात 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तन एवं सुधार किए और एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर 1855 के अधिनियम 37 के अंतर्गत दामन एक को का नाम बदलकर जो है संथाल का क्या परगना कर दिया गया। आगे करा कि जिसमें दुमका, देवघर, गोड्डा और क्या है राजमहल क्या है 4 जिले हैं। चलिए आगे देखा रहा है कि साथ ही 1860 ईस्वी में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित कर संथालों के अधिकार पुनः क्या किए बहाल किए गए। संथाल परगना क्षेत्र में शासन के लिए एक कमिश्नरी क्या है नियुक्त की गई। तो यहाँ पे कह रहा है कि साथ ही 1860 ईस्वी में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित कर संथालों के अधिकार को पुनः बहाल किए गए और संथाल परगना क्षेत्र में शासन के लिए क्या है कमिश्नर की क्या की नियुक्ति की गई। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा इसके अंतर्गत पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था को लागू कर आम सहमति के आधार पर ग्राम प्रधान को पुलिस शक्तियां दी गई। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि संथाल विद्रोह के महत्व को दर्शाते हुए कार्ल मार्क्स ने इस भारत की प्रथम जनक्रांति माना जो ब्रिटिश शासन को नहीं उजाड़ पाया किंतु सफाहोर आंदोलन को जन्म देने का जो है कारण अवश्य बन गया। ठीक है, चलिए आगे देख करके वर्तमान में झारखंड सरकार संथाल विद्रोह के सम्मान में 30 जून को हूल दिवस के रूप में जो है ना मनाती है। तो हूल दिवस कब मनाते हैं? 30 जून को मनाते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो जो है ना झारखंड सरकार संथाल विद्रोह के सम्मान में 30 जून को हूल दिवस के रूप में जो है मनाती है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट विद्रोह कौन सा है? तो मुंडा विद्रोह है। क्या है? तो मुंडा विद्रोह। तो कह रहा है मुंडा विद्रोह के बारे में कह रहा है कि बिहार में इस आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए इसे उलगुलान या महान हलचल की संज्ञा दी जाती है। और आगे कह रहा है 1899 से 1900 में हुए आंदोलन ने दक्षिण रांची सहित अन्य क्षेत्रों को भी क्या प्रभावित किया। चलिए आगे कह रहा है कि चूँकि यह विद्रोह मुंडाओं का संगठित विद्रोह था अंततः इसे मुंडा विद्रोह कहा जाता है। चलिए आगे कह रहा है इस विद्रोह सामूहिक रूप से स्वामित्व व्यवस्था का जमींदारी एवं स्वामित्व व्यवस्था की प्रकृति में परिवर्तन के कारण घटित हुआ है जिसका चरमोत्कर्ष बिरसा के धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यह विद्रोह सामूहिक रूप से भूस्वामित्व व्यवस्था का जमींदारी भूस्वामित्व व्यवस्था जो है ना क्या है तो प्रकृति में परिवर्तन के कारण घटित हुआ जिसका चरमोत्कर्ष बिरसा के धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुआ है। चलिए आगे देख रहा है कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची वर्तमान खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को हुआ था। और आगे कह रहा है कि बिरसा के आरंभिक शिक्षा का नाम जयपाल, बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था जो एक क्या था वैष्णव धर्मावलंबी था। तो कह रहा है कि बिरसा के आरंभिक शिक्षण का नाम जयपाल एवं बिरसा के धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे जो एक वैष्णव धर्मावलंबी थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बिरसा के परिवार ने ईसाई धर्म को अपना लिया और 1886 में जर्मन ईसाई मिशन द्वारा संचालित चाईबासा के एक उच्च न्यायालय में बिरसा का दाखिला जो है दाऊद डेविड के नाम से जो है ना हुआ है। चलिए आगे देख रहा है कि आगे बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म को त्याग दिया और आनंद पांडे के संपर्क में आया जहाँ इन्होंने वैष्णव धर्म को जो है ना जाना है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि बिरसा मुंडा वैष्णव और ईसाई धर्म के दर्शनों और मिला जुला एक जो है ना धर्म चलाया इसे लोगों ने बिरसा धर्म कहा और इसके अनुयायी क्या है बिरसाइत कहे गए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है उन्होंने लोगों को साफ सुथरा रहने, नशाबंदी, सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को त्यागने और सबसे बढ़कर एक ईश्वरवाद की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरित किया और बिरसा ने केवल सिंहबोगा की पूजा करने पर जो है ना बल दिया। चलिए आगे देख रहा है कि 9 जनवरी 1900 को डोमबरी से कुछ सैल रेखा पहाड़ियों पर विद्रोहियों एवं अंग्रेजों से लड़ाई हुई जिसमें कमिश्नर फारबेस एवं डिप्टी कमिश्नर स्टेट फील्ड के हाथों विद्रोहियों की जो है ना पराजय हुई। आगे देख रहा है कि 50 रुपये की सरकारी इनाम के लालच में जीराकेल गांव के लोगों ने बिरसा मुंडा के गुप्त स्थान के बारे में अंग्रेजों को सरकार जानकारी दे दी और बिरसा को चक्रधरपुर सिंह भूम से जो है ना पकड़ लिया गया। चलिए आगे देख रहा है कि 3 फरवरी 1900 को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और 1 जून 1900 को डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया कि बिरसा को हैजा हो गया है और 9 जून 1900 को बिरसा ने जेल में क्या किया अंतिम सांस ली। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 जून 1900 को डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया कि बिरसा को हैजा हो गया और 9 जून 1900 को बिरसा ने जेल में क्या ली तो अंतिम जो है ना सांस ली।
चलिए आगे देखिए। करा कि विद्रोह के कारण मुंडा खुंडकट्टी व्यवस्था को समाप्त करना, बैठ बिगारी प्रथा का प्रचलन करना और मिशनरियों को भ्रामक नीतियाँ, मुंडाओं का मोह भंग होना और पुलिस एवं कानून व्यवस्था से निराशा आदि थे। आगे करा तत्कालीन कारण जो है 1894 का छोटा नागपुर का वन सुरक्षा अधिनियम था और विद्रोह का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता मुंडा राज की स्थापना करना और दीकुओं से अपनी भूमि वापस प्राप्त कर रहे अपने क्षेत्र से निकालना, ईसाई धर्म का जो है विरोध करना था। चलिए आगे देख रहा है कि विद्रोह के महत्वपूर्ण परिणाम वर्ष 1902 में गुमला एवं वर्ष 1903 में खूंटी कोरमंडल के रूप में स्थापित किया जाना और वर्ष 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित कर खुंट जो है ना कट्टी अधिकारों को पुनर्स्थापित करना और बंधुआ मजदूरी और प्रतिबंध एवं भूरास्व की दरें जो है निर्धारित करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ताना भगत आंदोलन। तो कह रहा है कि ताना का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या, तानना या खींचना होता है और ये भगत अपनी खराब स्थिति को खींचकर दूर फेंकना एवं उन्नति की स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्हें ताना भगत एवं इनके आंदोलन को जो है ताना भगत आंदोलन कहा गया। नेक्स्ट कह रहा है कि यह आंदोलन अपनी शुरुआत चरण में कुरुख धर्म मतलब करुख या उराव का मूल वर्ग के नाम से जो है ना जाना गया था। ठीक है, तो यहाँ पे करण यह आंदोलन अपनी शुरुआती चरण में कुरुमुख धर्म मतलब करुख या उराव का मूल स्थान के नाम से जाना गया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि अप्रैल 1914 से उसने उराव में धार्मिक त्योहारों संबंधी कार्यों पर जोर दिया और उसने केवल धर्मदेश उरावों के देवता की आत्मकथा पर बल दिया और पशु बलि, मांस, मदिरा एवं कुरीतियों के त्याग पर बल दिया और वस्तुतः जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और क्या है, कर नहीं देंगे। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि उसने दीकुओं के यहाँ मजदूरी ना करने का अभियान चलाया, जिस कारण उसे वर्ष 1916 में कारागार में डाल दिया गया। प्रायः जो है आदिवासियों क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है कि उसने दीकुओं के यहाँ मजदूरी ना करने का अभियान चलाया, जिस कारण उसे 1916 में कारागार में डाल दिया गया और प्रायः आदिवासियों द्वारा जतरा भगत को बिरसा मुंडा का एक ही रूप में जो है ना माना जाता है और एवं क्या है उस जर्मन कैंसर बाबा भी कहा जाता था। ठीक है, आगे चलकर ताना भगत आंदोलन को देवमानिया भगत, शिबू भगत और बलराम भगत, भीखू भगत के नेतृत्व में जो है ना प्रदान किया। इस कारण उन्होंने पलामू के राजा के समक्ष 4 सूत्री जो है ना मांगे प्रस्तुत की। पहला क्या था, उन्हें स्वशासन प्रदान किया जाए, दूसरा क्या था, राजपद समाप्त किया जाए, तीसरा था समानता स्थापित किया जाए और चौथा था भूरस्व समाप्त किया जाए। ठीक है, चलिए आगे देखा रहा है कि पलामू के राजा उपयुक्त मांगों को ठुकरा दिया और लेकिन फिर भी ये मांगे जनजातीय आंदोलन में आए बदलाव को जो है दर्शाती है। चलिए आगे देखा रहा है कि सितंबर 1919 में तुरिया भगत एवं जीतू भगत ने चौकीदारी, टैक्स एवं जमींदारों को मालगुजारी नहीं देंगे आंदोलन चलाया, परंतु समय बीतने के साथ ताना भगत आंदोलन छीन पड़ने लगा तथा इस धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक रंग में रंगने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दिसंबर 1919 को तुरिया भगत एवं जीतू भगत ने चौकीदारी, टैक्स एवं जमींदारों को मालगुजारी नहीं देंगे और आंदोलन चलाया, परंतु समय बीतने के साथ ताना भगत आंदोलन छीन जो है ना पड़ने लगा तथा इस धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक रंग में रंगने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। और इस समय ताना भगतों ने गांधी जी के बारे में सुना था कि वे यह समझने लगे कि गांधी जी के रूप में जतरा भगत का क्या है, पुनर्जन्म हुआ है। इस तरह कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया तो सिद्धू भगत के नेतृत्व में ताना भगत भी पहली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या थे, सम्मिलित हुए थे। चलिए आगे देख रहा है कि ताना भगत ने शराब दुकानों पर ध्यान देकर सत्याग्रह प्रदर्शनों में भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्या है, सक्रियता का परिचय दिया। तो यहाँ पे कह रहा है कि ताना भगतों ने शराब दुकानों पर धरना देकर सत्याग्रह प्रदर्शनों में भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता का क्या किया, परिचय दिया। उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर चरखा एवं खादी वस्त्रों को क्या किया, अपनाया। चलिए आगे देख रहा है कि कांग्रेस के इतिहास में भी दर्ज है कि वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन और वर्ष 1923 में के नागपुर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में जो है ताना भगत क्या हुए थे, शामिल हुए थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि कांग्रेस के इतिहास में भी दर्ज है कि वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन और वर्ष 1923 के नागपुर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में ताना भगत शामिल हुए थे और वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की जो है ना भेंट दी थी। तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये जो है ना भेंट दी थी। ठीक है,
और आगे देखिए ना जो है ना चैप्टर क्या है, तो टॉपिक क्या है, तो प्रमुख जो है ना विद्रोह एक नज़र में। तो एक जो है ना यहाँ से कंटिन्यू अगले क्लास में करेंगे। बाकी आज के लिए रहने देते हैं यहीं तक। अगले क्लास में जो है ना प्रमुख विद्रोह एक नज़र में देखेंगे। सारा जो है ना विद्रोह दिया हो इस सब से जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसको अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग से रिक्वेस्ट है, क्लास का जो है ना लिंक जरूर सभी के पास शेयर कीजिएगा। जिनके पास लिंक नहीं पहुंच पाता है सभी के पास लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको पास जो है ना एक अच्छा सा क्लास का लिंक मिल जाए। और बाकी सभी लोग को जो है ना प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा जो है ना बिहार का सभी का क्लास आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसका PDF के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो उस लिंक पर क्लिक करके जो है ना ज्वाइन कर सकते थे। देखिए आगे भी जो है देखिए सारा क्या है, तो बिहार का जो है ना क्या है आधुनिक इतिहास ही है। देखिए इतना सारा चैप्टर है, तो सभी का धीरे धीरे जो है ना 1-2-3 क्लास में आपका सारा जो है ना ख़त्म करवा देंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिएगा। आपका बिहार पुलिस का भी एग्जाम जो है ना 1 महीना समय उसके पहले आपका सारा हम जो है रिवाइज़ करवा देंगे। बाकी सभी का PDF टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जो है ना सारा आपको PDF मिल जाएगा। और देखिए जिनको भी बिहार पुलिस बिहार दरोगा का बैच ज्वाइन करना है, देखिए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। बिहार दरोगा बिहार पुलिस का होमवर्क सीरीज जो है ना स्टार्ट हो चुका है। देखिए सारा जो है ना वही बिहार का आधुनिक इतिहास ही था। तो देखिए बिहार दरोगा का जो है ना 3rd क्या है, तो टारगेट होमवर्क सीरीज क्या है, प्रैक्टिस सेट बैच है। तो ये बैच रनिंग में है, जिनको ज्वाइन करना ये लास्ट बैच है, ठीक है ना। इसी में जो है सभी का एडमिशन हो रहा है, तो इसको ज्वाइन कीजिए। इसमें सारा आपको जो है जो भी बोलते हैं कि PDF बिहार दरोगा का कहाँ मिलेगा, तो PDF आपको इसी ग्रुप में मिलेगा। जब ज्वाइन कीजिएगा तो आपको बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको बिहार दरोगा का जो है ना घटनाचक्र, ब्लूसेंट, क्वेश्चन बैंक और NCERT सार संग्रह, इस सभी का जो है ना होमवर्क आपको पेज बाय पेज करवाया जाता है, ठीक है। इसको ज्वाइन कीजिए। सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। और देखिए जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास 30 दिन का समय बचा हुआ है, जिनका 16 साल से आगे एग्जाम है, उनको तो और 30 दिन से ऊपर भी समय मिलेगा। तो इस ग्रुप को जो है ना ज्वाइन कर लीजिए। इसका फ़ी का बात करें 99 रुपये फ़ी, मात्र कितना है, तो 99 है। इस ग्रुप में ज्वाइन करके जो है ना अपना प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म का, उत्कर्ष का और जो है ना ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। और साथ में जो है जितने भी बुक दिया हुआ है सभी का जो है होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं। और इस ग्रुप में देखिए बात एक खासियत क्या है, इसमें जो है ना साइंस के लिए स्पेशल 6 to 12 का जो है स्पेशल साइंस करवा रहे हैं। और ऑनलाइन में फॉर्मेट में दिया हुआ है पूरा जो है ना आपका, अगर अच्छे से उस बुक को पढ़ लीजिएगा तो आपका एक भी साइंस का जो है ना क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। इतना हम आपसे जो है ना वादा करते हैं, नहीं छूटेगा, क्योंकि इतना बहुत कुछ दिया हुआ आपको जो है ना साइंस का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इतना हम कंटेंट आपको करवा देंगे ना कि आपका साइंस का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बल्कि आप हाँ एक बात रहा कि आप पढ़िएगा तभी होगा। ऐसा नहीं कि हम आपको होमवर्क दे दिए आप पढ़ भी नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा। बाकी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। बाकी आप सभी लोग जो है जितना हो सके आप लोग सपोर्ट कीजिए। सभी लोग को के पास ये जो चैनल का लिंक है सभी के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।